चले आगे, चलो। तो देखो बेटा, अब अपन बात करते हैं आवेश की डिस्कवरी की, चैप्टर फर्स्ट। आवेश की खोज कैसे हुई? सबसे पहली चीज, यूनान के एक महान वैज्ञानिक थे, फिलोसोफर बुद्ध, थेल्स। उन्होंने एक एम्बर नाम के पत्थर को रगड़ा। अब एम्बर पत्थर नहीं है, लेकिन मैंने बोल दिया एम्बर नाम का एक पत्थर, उसको पत्थर समझो। एम्बर क्या होता है? एम्बर एक पत्थर माफिक चीज है, पत्थर जैसा है एम्बर, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, बस कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। जैसे किसी के अंगूठी में जैसे ये लगा हुआ है ना, ये है ना, अलग अलग होते हैं पत्थर, वैसे एम्बर नाम का कोई एक पदार्थ, मैटर, ये लो बस। लेकिन वो था कैसा? पत्थर जैसा। तो उसको उन्होंने क्या किया? एम्बर को रगड़ा। किसके साथ? ऊन के साथ, वूल के साथ रगड़ा, ऐसा। ये एम्बर है, ये ऊन है, ये रगड़ा ऐसे। तो थेल्स क्या देखते हैं? थेल्स देखते हैं एम्बर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लग गया। ये बैठा कि नहीं बैठा? ऊन के साथ रगड़ा, ठीक है। तो एम्बर क्या देखते हैं, सॉरी थेल्स क्या देखते हैं? थेल्स नाम के महान वैज्ञानिक, वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि हमने जब ऊन के साथ रगड़ा एम्बर को, तो एम्बर क्या करने लग गया? हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लग गया। बैठ गया कौन? एम्बर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लग गया। यहीं से फिर थेल्स के दिमाग में घंटी बजी और उन्होंने बोला, उनका चमका, घंटी बजी, ठीक है। तो फाइनली ये निर्णय ले गया कि जब ये घंटी बजी इनके दिमाग में, क्यों बजी? क्योंकि जब उन्होंने एम्बर को रगड़ा तो उसके पास क्या आई? ऊर्जा आ गई। किसके पास? एम्बर के पास। कौन है? ऊर्जा। क्या? फाइनली ऐसा माना गया कि रगड़ने से एम्बर के पास क्या आ गई? क्या आ गई? ऊर्जा आ गई, एनर्जी आ गई। इस एनर्जी को ही हमने क्या बोल दिया? चार्ज, आवेश। ये बैठा कि नहीं बैठा? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा गहराई में मन जाना। अब चूंकि देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारा कोर्स बहुत कम हो गया, हम मान रहे हैं इस चीज को, तुम भी मानो, इसलिए तुम्हें एक एक चीज को थोड़ा सा थ्योरी क्या है कि पढ़ोगे, क्वेश्चन आ सकता है। जहां जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं बताऊंगा ही, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को थोड़ा समझो। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? तो यहाँ से शुरुआत हुई कि एम्बर नाम के एक पत्थर जो जैसा लग रहा था, उसको रगड़ा। किसके साथ? ऊन के साथ। क्या कर रहा था एम्बर? हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। रगड़ने के बाद, ऐसा नहीं है कि पहले ही, रगड़ने के बाद बोला बेटा रगड़ा हुआ है, इसके बाद अगली लाइन में ये लिखा हुआ है। तो एम्बर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लग गया। क्यों? इसलिए करने लगा क्योंकि थेल्स की दिमाग घंटी बजी। थेल्स का रगड़ने से क्या हुआ? तो एम्बर के अंदर रगड़ने से क्या ही? ऊर्जा आई। तो एम्बर क्या हो गया? विद्युतमय हो गया। एम्बर क्या हो गया? विद्युतमय हो गया, इलेक्ट्रिफाइड हो गया। इलेक्ट्रिफाइड हो गया रगड़ने से। ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिफाइड इज ऑब्जेक्ट इज नोन एज चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अब ये चार्ज्ड हो गया, आवेशित हो गया। बैठा, आवेश और आवेशित अलग अलग चीज है। जब मोबाइल को चार्ज पे लगा रखा था, बिजली से जोड़ा हुआ था, तब मोबाइल क्या हो रहा था? चार्जिंग पे था। क्या था? चार्जिंग। उसको इंग्लिश में बोलते हैं आवेशन। चार्ज्ड हो गया,
तो उसको बोलेंगे आवेशित, और कोई चार्ज है तो उसको बोलेंगे आवेश। अब मैं क्या इसमें से जो यूज़, मेरे हिसाब से जब मैं जो यूज़ करूं तो तुम समझ लेना। आवेशन बोल रहा हूं मतलब चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग पे है, बैटरी आवेशन पे है, चार्ज्ड हो गया उसको बोल दिया आवेशित, चार्ज, आवेश को चार्ज बोलते हैं। तो ऊर्जा आई, ये ऊर्जा ही क्या था, हमने कहा ये ऊर्जा आवेश थी, और वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिफाइड ऑब्जेक्ट इज नोन एज चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, या चार्ज ऑब्जेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिफाइड ऑब्जेक्ट। विद्युत में ऑब्जेक्ट को, विद्युत में पदार्थ को आवेशित पदार्थ कह सकते हैं, और आवेशित पदार्थ को विद्युत में पदार्थ कह सकते हैं। समझ में आ गया, ये लिखा हुआ है तुम्हारे, ये लो इंग्लिश वाला, ये हिंदी वाला, ये बोलो बैठ गया, ऐसा लिख लो आप। विद्युत में पदार्थ को आवेशित पदार्थ भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिफाइड ऑब्जेक्ट इज नोन एज चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। बैठ गया, छोटी सी चीज बताइए, ना ज्यादा बोले ना कुछ बोले, कम बोले, जितनी जरूरत थी उतनी बोल दी है। लिख लो इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बार बार तुम्हें बोले कि वो चीज आवेशित कैसे हुई, चार्ज्ड कैसे हुई, तो हमने कहा हमने रगड़ा, रगड़ने से क्या आई, ऊर्जा आई, एनर्जी। उसको हमने क्या बोल दिया, वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इलेक्ट्रिफाइड हो गया। चले आगे। अब देखो बेटा, तुमसे कोई पूछे चार्ज की परिभाषा बताओ, आवेश की परिभाषा बताओ, चार्ज की डेफिनेशन बताओ। जब आवेश आया है रगड़ने से तो डेफिनेशन भी होगी, आवेश की कोई परिभाषा नहीं। बैठ गया, आवेश क्या है, एक गुण है। आवेश की कोई डेफिनेशन नहीं है। आवेश की कोई डेफिनेशन नहीं है, समझ में आ गया। लेकिन फिर भी अगर हम बोले तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पदार्थ का ऐसा गुण जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। तो ये तो मजा नहीं आया डेफिनेशन, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखी नहीं है, क्योंकि ये मजेदार नहीं है, ठीक है। सबने अपने अपने हिसाब से बना दी, लेकिन फिर भी एक डेफिनेशन जो आपसे अगर कोई फिजिक्स वाला आदमी ही पूछ ले, मान लो आपका एक्सटर्नल आया, कोई प्रैक्टिकल लेने आता है ना एक्सटर्नल, वो आए हैं और वो आपसे बोलते हैं कि बेटा चार्ज की डेफिनेशन बताओ, तो ये बिल्कुल मत बोलना वहां पे, ठीक है ना। और वो बोलते ही सबसे पहले तुम आओगे, फिर हमारा चैनल खोलोगे, इस वीडियो को डिसलाइक करोगे, समझे ना बात को, तो वो नहीं बोलनी। लेकिन फिर भी दिमाग में ये होना चाहिए कि हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लग गया था, पदार्थ का ऐसा गुण है। तो आवेश खुद क्या है, आवेश खुद क्या है, चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है, गुण है, किसका, पदार्थ का। क्या गुण है, जैसे देखो हमारी बात करते हैं इंसानों की, हमारे क्या गुण होते हैं, इंसानों की बात करें, ह्यूमन बींग्स की, ईमानदारी, ऑनेस्टी। डॉग की बात करें, एनिमल है, लॉयल, वफादारी, ये गुण है, प्रॉपर्टी है। ईमानदारी हमारा गुण है इंसानों का। अब बोले ईमानदारी को परिभाषित करो, क्या परिभाषित करेंगे, सबकी अलग अलग परिभाषा होगी कि नहीं होगी। मेरी ईमानदारी की परिभाषा अलग है, आपकी ईमानदारी की परिभाषा अलग है। मेरा ऐसा मानना है कि ईमानदारी की परिभाषा वो होती है जो आदमी अपना काम समय पर कर लेता है और दूसरों की मदद करता है, चोरी नहीं करता। ईमानदारी आपकी परिभाषा अलग हो जाएगी, कोई बोलेगा भ्रष्टाचार नहीं करता, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, है ना, कचरा नहीं करता, वो ईमानदार है, ऐसा, ठीक है ना। कुत्ता पैदा हुआ तो अपने साथ एक गुण लेके पैदा हुआ, वफादारी होता है, ध्यान रखना। तो वैसे ही आवेश अपने साथ एक गुण लेकर पैदा होता है,
तो फिर आवेश की परिभाषा क्या है? एक्सटर्नल अगर कोई पूछे या कोई फिजिसिस्ट जो भौतिकी का आदमी हो वो पूछे, तो अब हम ईमानदारी की परिभाषा तो सब अलग अलग देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल अगर कोई तुमसे पूछता है प्रैक्टिकल में, वाइवा में, तो क्या लिखोगे? पदार्थ का वह गुण जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। पदार्थ का ऐसा गुण जो विद्युत क्षेत्र वह तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, मैटर यानी पदार्थ होता है बेटा, वो मैटर नहीं, वो अपन कहते हैं ना हम दोनों के बीच का मैटर है, तू बीच में कहाँ से आया, ठीक है ना, हम तीनों के बीच का कोई मैटर है तो तू कहाँ से आया, वो मैटर नहीं, ये मैटर अलग है, ठीक है ना, वो भी मैटर ही होता है, ये भी मैटर है, लेकिन ये मैटर पदार्थ होता है, ठीक है। मैटर का मतलब क्या होता है? विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसमें द्रव्यमान हो, वो वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, पदार्थ कौन होता है? वो वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरती हो, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। मैटर क्या होता है? विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये पेन, मार्कर, इसके अंदर द्रव्यमान है, मास है, हाँ है, भार है, लेकिन भार और द्रव्यमान अलग होता है। लेकिन अभी एक बार यूं समझो कि एक है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। भार क्या होता है? भार बल होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर मास है, द्रव्यमान है, और ये जगह घेर रहा है। हाँ, मेरी टेबल पे जब पड़ा रहता है तो जगह घेरता है, मैं बोर्ड के ऊपर रख देता हूँ तो जगह घेरता है, कहीं इधर उधर पड़ा रहता है तो जगह घेरता है। पानी की बॉटल, भार है, द्रव्यमान हाँ है, जगह घेरती हाँ। विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई यानी घेरना, स्पेस यानी जगह, जगह घेरना, और मास हो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये डेफिनेशन अगर आप दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और जो एक फिजिक्स पढ़ाता है या फिजिशियन है या फिजिसिस्ट है या तुम्हारे लेक्चरर है, वो अगर सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि पदार्थ का ऐसा गुण या वह गुण जो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कहाँ पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जब आवेश स्थिर होता है, चार्ज रेस्ट पे होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तुम बोलोगे सर क्यों करता है? तो वो उसका गुण है। इंसान पैदा हुआ, ईमानदारी लेके पैदा हुआ। इंसान पैदा हुआ, ईमानदारी नहीं थी, गुण है। किसी में है, किसी में नहीं है। कुत्ता पैदा हुआ, वफादारी लेके पैदा हुआ, वो गुण है। बैठ गया? ये डेफिनेशन अगर आप लिख के आओगे चार्ज की, मुझे अच्छा लगेगा, मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि ये यूनिवर्सल हो गई। क्योंकि तुमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस करता है? जब चार्ज, आवेश एक समान वेग से गति करता है, वेग से नहीं, समान वेग से। When charge is moving at a constant speed, it produces electric field and magnetic field. Am I making sense to you? Getting my point? अगर ये लिख के आते हो, कोई भी तुमसे एक्सटर्नल आदमी पूछता है, ठीक है ना, यूनिवर्सल, सार्वत्रिक, ये हो। चलें आगे, टाइम वेस्ट नहीं करें, ठीक है। तो ये समझ लो अब इस चीज़ को, ये नहीं बतानी, ये तुम्हें याद रखनी है। हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। कैसे किया हल्की वस्तु को? क्योंकि मैंने एक कंघा लिया और बाल मेरे सूखे हुए हैं, गीले नहीं, सूखे हुए हैं। मैंने रगड़ा कंघे को ऐसे ऐसे और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, देखा तो इस पे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े चिपकने की कोशिश कर रहे थे। तो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। तो वो कोई डेफिनेशन नहीं, जैसे हमने कहा ईमानदारी क्या है, कोई डेफिनेशन थोड़ी, वैसे ही है। बैठ गए? नेक्स्ट चले, गुड। अब देखो बेटा, चार्ज को थेल्स ने सिर्फ यही बताया था, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। थेल्स ने ये नहीं बताया कि आवेश प्लस भी होता है और आवेश माइनस होता है, ये थेल्स ने नहीं बताया। थेल्स ने सिर्फ इतना सा बताया था जो अभी मैंने बता दिया कि वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है,
वो मान लिया था कि आवेशित पदार्थ कोई है, इलेक्ट्रिफाइड ऑब्जेक्ट जो है उसको हम चार्ज ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो ये थेर्स ने इतना सही बताया था। कहीं तुम ऐसा सोच लो प्लस और माइनस भी थे, नहीं, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताए थे। ठीक है, प्रैक्टिकल किए थे कुछ। तो अब आता है बेटा चार्ज को लिखते कैसे हैं। चार्ज, आवेश को लिखते कैसे हैं। तो देखो बेटा, आवेश को लिखने का तरीका क्या होता है, कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं, स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं। बैठ गया, प्लस और प्लस, दिक्कत नहीं, गुड। और क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू और माइनस क्यू। बड़ा क्यू भी लिख सकते हो, छोटा क्यू भी लिख सकते हो, प्लस लगा सकते हो, माइनस लगा सकते हो। ठीक है, बैठ गया। ये चार्ज को लिखने का तरीका है। जहां भी कोई तुम्हें बोले कि चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू, तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू लिख सकते हो। अब वो बोलेगा कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दो, नेगेटिव बोले नेगेटिव लगा दो, बैठ गया। अब आता है चार्ज की यूनिट, इकाई। इकाई क्या होती है, आवेश की इकाई, यूनिट कौन सी, SI, इकाई, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सिस्टम। जहां पे आप आज मान लो यहां पढ़ रहे हो और कल को आप अमेरिका चले जाओ, तो चार्ज कितना है कितना नहीं है तो उसकी इकाई भी तो लगानी पड़ेगी। बाहर 5 किलो, 5 किलो देखते ही हमें समझ में आ जाता है। देखो मेरी बात सुनो, ये क्या है, कूलम कहीं काम नहीं आता। इसकी इकाई क्या होती है, कूलम होती है। चार्ज की इकाई क्या होती है, ऐसा यूनिट COULOMB, साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया कूलम। और C से भी लिख सकते हैं, ये लो कूलम, C से, और ये कूलम भी लिख दिया। अब समझ में आ गया ना, ये इकाई। अब देखो ये कूलम कोई काम रोजमर्रा की जिंदगी में आता नहीं, तो फिर हमें क्या पता। लेकिन जैसे फटाक से कोई बोलता है ना कि 2 किलो चावल लेके आया, फटाक से समझ में आता है थैला कितना बड़ा हुआ होगा, है ना। कोई बोलता है 50 किलो गेहूं लेके आया यार अभी, तो हमें फटाक से पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है। 5 किलो आलू लेके आया तो हमें पता चल जाता है। क्यों, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में कोई हमसे बोले कि हमने 1 लीटर दूध लिया है, 1 किलो दूध लिया, कोई जनरल भाषा में बोलते हैं। कोई 50 लीटर दूध लिया है, शादी है, रसगुल्ले बनाएंगे, रसमलाई बनाएंगे, तो आइडिया लग जाता कि नहीं लग जाता। क्यों, देखा हुआ है दूध कैसा होता है, कितना होता है, क्वांटिटी। यहाँ कूलम देखा नहीं है ना, तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन अब ये यूनिट हो गई इसकी इकाई। जब भी आंसर आए तुम्हारा, पीछे C लगाना बहुत जरूरी है। हिंदी वाले ये कूलम लिख देना, इंग्लिश वाले ये लिख देना, खाली C लिखो तो भी चल जाएगा। इकाई होती। अभी कूलम आया कहाँ से, पहली चीज तो ये कूलम कहाँ से है, चार्ज पे कूलम कहाँ से है। तो देखो बेटा, 10वीं कक्षा में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, विद्युत धारा, समय और कूलम में एक रिश्ता था। याद नहीं आएगा, याद नहीं आएगा, लेकिन हम बताएंगे ना आज, तो आगे जिंदगी भर नहीं भूलोगे। क्यों, तरीका होता है याद करने का। तो देखो बेटा, इन तीनों के बीच में एक रिश्ता बनाते हैं। ये एक रिश्ता था, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज और समय में, टाइम में, ये रिश्ता था। कैसे याद रखना है, अगर कोई लड़की आई है तो अपन क्या बोलेंगे, आई क्यों थी, आई क्यों थी, आई क्यों, टी की जगह थी बोलो ना यार, जीप में थोड़ा सा लेके आओ, शाहरुख की तरह, एपिक्लोटिस खान। टी थी, आई क्यों थी, क्यों आई थी, तो क्यों आई थी मत कर देना, आई क्यों थी, याद हो गया, गुड। हमें क्यों निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वज्र गुणा हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि बीच में इक्वल्स टू का साइन है, बराबर का साइन है, तो आई इंटू टी, ये क्यू का फॉर्मूला बन गया। और चार्ज को लिखते किससे, क्यू से, बैठ गया। करंट का मात्रक क्या होता है, धारा का, एम्पियर, ये लो एम्पियर, एम्पियर इंटू टाइम का क्या होता है, सेकंड, ये लो सेकंड, ये लो सेकंड। यानी एम्पियर इंटू सेकंड को हम कूलम भी बोल सकते हैं। बोल क्या सकते हैं, बोलते हैं कूलम, COULOMB। स्पेलिंग बहुत मिस्टेक हो जाती है कूलम में, लोम, कूलम, ठीक है। एम्पियर इंटू सेकंड, इसको हमने क्या बोल दिया, कूलम बोल दिया।
ठीक है ना। इसको अगर याद करना हो इंग्लिश में तो मैंने क्या बोला, फिजिक्स में समय को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में तो रेट बोलते हैं, हिंदी में दर बोलते हैं। तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे याद करो चीजों को, रटो मत। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। दर क्या होती है, समय, फिजिक्स में बोला गया। और आवेश क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। जैसे पानी क्या होता है, फ्लो होता है। कार क्या होती है, मूव होती है। बस क्या होती है, मूव होती है। साइकिल क्या होती है, मूव होती है। ट्रक क्या होता है, मूव होता है। अ ट्रक इज मूविंग, अ साइकिल इज मूविंग, अ कार इज मूविंग। बैठा। लेकिन वाटर इज फ्लोइंग, वैसे चार्ज इज फ्लोइंग। क्यों, किसी के अंदर चलते हैं इसलिए फ्लो बोलते हैं। समझ आया? बैठ गया। यहां से कूलम आया, यानी एम्पियर इंटू सेकेंड को हम क्या बोल सकते हैं, कूलम बोल सकते हैं। उनके नाम पे उपाधि दे दी गई, सम्मानित कर दिया गया कि भाई चलो ठीक है, ये क्यों हो गया। आ गया यहां तक तो चलें आगे। और भी बहुत सारे मात्रक होते हैं इसके कूलम के, तो वो भी देख लेते हैं। सीजीएस में, सीजीएस क्या होता है। अब ये देखो, प्रणाली होती है बेटा, अलग अलग सिस्टम होते हैं यूनिट लिखने के। आपने एमकेएस पढ़ा होगा, सीजीएस पढ़ा होगा, 11वीं में सब मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। और एफपीएस होता है। इसमें देखो बेटा, मीटर में कोण, दूरी, डिस्टेंस मीटर में होगी दूरी। द्रव्यमान, मास किलोग्राम में होगा, ग्राम में नहीं, किलोग्राम। कैसे, टाइम, ये तीसरा टाइम को डिनोट करता है। ये भी टाइम को, समय को, ये भी टाइम समय को डिनोट करता है, तीसरा वाला। और समय किस में होगा, सेकंड में, सेकंड में। आ गया। डिस्टेंस किस में, मीटर में लेनी होती है। सीजीएस सिस्टम में डिस्टेंस किस में लेनी होती है, सेंटीमीटर में। दूरी किस में लेंगे, सेंटीमीटर, सी से सेंटीमीटर। मास, द्रव्यमान मास, उसमें किस में ले रहे थे, किलोग्राम में। इसमें किस में लेंगे, ग्राम में। इसमें दूरी किस में लेंगे, डिस्टेंस, फुट में। और ज्यादा हो जाएगी तो फीट बोलते ना। एक तो फुट और दो बोलोगे तो फीट, 3 फीट, 4 फीट। खाली एक बोल रहे हो कि एक ही है तो एक फुट होता है। ठीक है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आ गई। ठीक, और ये क्या है, द्रव्यमान। पी मतलब पाउंड, सुना होगा पाउंड। केक की दुकान पे जब केक लेने के लिए जाते हैं तो वो पूछता है कितने पाउंड का केक दूं, उसको खुद कोई मालूम नहीं पाउंड क्या होता है। बस इसको कौन फॉलो करता है, ब्रिटिशर इसको फॉलो करते थे, है ना। ये शायद यूएस फॉलो करता था इसको, और इसको अब हर पूरा यूनिवर्सल का बोल दिया कि भाई एक रखो, ये बना। क्योंकि यूएस और यू के आपस में क्या थोड़े दुश्मनी है, दुश्मनी। यहाँ पे माइल्स चलता है, किलोमीटर चलते हैं, तो यहाँ माइल्स चलता है। ठीक है ना। यूएस में जब कार चलाते तो उसकी स्पीड माइल्स में चलती है, माइल्स पर आवर किलोमीटर में। तो इन दोनों में क्या थोड़ी लड़े रहती थी। इसमें राइट हैंड ड्राइविंग है, एक में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है। ठीक है, तो उन्होंने अपना अलग सिस्टम बनाया, हम क्यों फॉलो करें यूके का, ब्रिटेन का। क्योंकि ब्रिटेन क्या करता था एक टाइम पे, राजी किया होगा और क्या किया। समझ में आ गया। तो ये सब सीजीएस पढ़ रहे हैं अब हम। कूलम में सीजीएस का मात्रक क्या होता है, सीजीएस में ये तो 3 ही मात्रक हुए ना अभी तो। सीजीएस एक प्रणाली है जिसके अंदर हमने क्या बोला कि दूरी सेंटीमीटर में लेनी है, मास जो ग्राम में लेना है, और समय किस में लेना है, सेकंड में, तीनों में। ठीक है, लेकिन सीजीएस सिस्टम में ही अगर कूलम की भी बात करें तो कूलम, आप बोलो कूलम तो है नहीं इसके अंदर। अरे तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं है अभी तो, है ना। तो सीजीएस में भी कूलम का कोई मात्रक होता होगा, तो वो क्या कहलाता है, ईएसयू। समझ में आ गया। पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, और इसमें क्या बोलते हैं, स्टेट कूलम भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्टेट कूलम। और क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन। हिंदी में भी लिख लेना, फ्रैंकलिन। ठीक है,
फ्रैंकलिन। स्टेट कूलम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ये एक मात्रक है ESU। जब आंसर आ जाए 5 तो ESU पीछे लगा देना। अगर चार्ज निकाल रहे हो तो आवेश निकाल रहे हो तो उसका मात्रक क्या आ जाएगा CGS में, और SI में निकाल रहे हो आंसर आया 5 तो 5 कूलम। इसके पीछे ये लगाना पड़ता है। ये आवेश की सबसे छोटी यूनिट होती है। क्या होती है? कोई पूछे तुमसे कि आवेश की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, चार्ज की सबसे छोटी इकाई ये होती है। सबसे छोटी इकाई है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। बैठ गया बेटा? ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है कौन? ESU। अगर कोई तुमसे पूछे कि चार्ज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर वैद्युत की आवेश की इकाई, या फिर स्टेट कूलम, या फिर फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे छोटी इकाई होती है। कूलम थोड़ी बड़ी है, पता चलेगा आगे जब पढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा कि कूलम बड़ी कितनी है, क्या है। और देखते हैं, कई बार कन्वर्ट करना आ जाता है। कन्वर्ट समझते हो? बदलना। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 लीटर में कितने लीटर मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। समझ में आ रहा है ना ये सब चीज़ें? तो फिर वो कूलम को भी पूछेगा बदलो ESU में, और ESU को उसमें बदलो। तो कैसे लिखते हैं? 1 कूलम में कितने ESU होते हैं उसको लिख लो बेटा। 1 कूलम में प्रकाश का वेग क्या होता है? प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, 1 जीरो ज़्यादा लगा दो। वहाँ 3 × 10⁸ होती है, 9 लगा दो। ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, या फ्रैंकलिन भी बोल सकते हो पीछे, या स्टेट कूलम भी बोल सकते हो। कूलम नहीं, स्टेट कूलम, इसको पूरे को बोलते हैं स्टेट कूलम। ऐसा इसको फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, ठीक है। 1 कूलम में कितनी ESU? सोच लो कूलम कितनी बड़ी है, देख लो। 10⁻9 कितने होते हैं? 10⁻7 पे तो करोड़ बन जाता है, फिर 10⁻8 पे 10 करोड़ बन गया, फिर 10⁻9 में अरब बन गया, ठीक है। बैठ गया? तो ये कूलम की यूनिट होती है ESU वाली। बोर्ड में आया हुआ 1 नंबर के क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है बेटा, आया हुआ बोर्ड में। वन मार्क्स के क्वेश्चन में आया 1 नंबर में कि कूलम का ESU से क्या रिश्ता है, 1 कूलम में कितने ESU होते हैं। बैठ गया? लिख दोगे? भूलोगे तो नहीं? लिख लेना इसको, ठीक है। अगली एक यूनिट और होती है EMU। वो ESU थी, स्टैटिक आ गया, इसमें मैग्नेटिक आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक EMU होती है, ठीक है ना, कूलम की यूनिट। ये ESU है, ये देखो ESU। एक आ गई EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। EMU में कितने कूलम होते हैं अगर कोई पूछे तो? एक EMU में कितने कूलम होते हैं? क्या बोलोगे? 10 कूलम होते हैं। यानी EMU थोड़ी बड़ी है, क्योंकि एक EMU में 10 कूलम होते हैं, जबकि 1 कूलम के अंदर इतने ये वाले होते हैं ESU। यानी ESU बहुत छोटी यूनिट हो गई और कूलम बहुत बड़ी हो गई। लेकिन EMU कूलम के आसपास ही पहुंच गई, मतलब 10 गुना ही तो हुई, वो तो पता नहीं कितने गुना हो गए, और वो गुना हो गए, ठीक है। तो एक EMU में 10 कूलम हो गए। अब कोई तुमसे ये पूछे कि एक EMU में कितने ESU होते हैं, निकाल नहीं सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते हो। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 माइक्रोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, निकाल सकते हो। बस वैसे ही निकालना इसको, और क्या। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगी बेटा बोर्ड में 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। तो एक EMU वाली भी लिख लिया आपने। अब आता है आगे सबसे बड़ा मात्रक आवेश का, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ कूलम, सॉरी चार्ज, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, फैराडे। F मतलब फैराडे, साइंटिस्ट थे। 96,500 समथिंग कुछ है, 96,500, 96, 400 कुछ तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। 96,500 कूलम कर देते हैं अपन इसको, 96,500 कूलम।
एक फेराडे के अंदर, फेराडे सबसे बड़ी यूनिट हो गई इसका मतलब चार्ज की, एक फेराडे में 96,500 कूलम होते हैं। पूरे नहीं होते, कुछ कम होते हैं, लेकिन इसको लिखा हुआ ऐसा है। कितने होते हैं? 96,485.332 कूलम ये होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट इसको 96,500 मान लिया, क्योंकि 96,485 भी बहुत होते हैं। भाई मैंने कहा मेरे पास में 96,485 मार्कर है, तो क्या मैं 96,500 नहीं बोल सकता? 97,000 तो नहीं बोला, 97 तो बोला ही नहीं मैंने, 485 को 500 बोल दिया, क्या दिक्कत है? जनरली ये तो बोलता अपन, और क्या है ना। तो ये भी हो गया तुम्हारा, और कूलम भी हो गया। अब देखो बेटा, काम कौन सा आएगा? काम तुम्हारे कूलम ही आना है, काम तुम्हारे कूलम ही आना है। जब भी आंसर आएगा तुम्हें ये लिखना है, लेकिन पता होना चाहिए भाई। आगे पढ़ोगे तो फिर आएगा वो सवाल कुछ ना कुछ, फिर क्या करोगे वहां पे? तो तुमने ये भी देख लिया सीजीएस के अंदर क्या मात्रक होता है, पूरा नाम बता दिया। फ्रैंकलिन भी बोल सकते हो ईएसयू को, स्टेट कूलम भी बोल सकते हो, और एक कूलम में कितने ईएसयू वो बता दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी एक कूलम की यूनिट होती है, एक ईएमयू के अंदर कितने 10 कूलम होते हैं, और सबसे बड़ा और सबसे छोटा और नॉर्मल भी अपन ने कर लिया है। मिटा दे, आगे चले। अब देखो बेटा, कुछ पूर्व लगन आते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स डेसी को डी से लिखते हैं, 10⁻⁻1। सेंटी 10⁻²। सी से लिखते हैं, मिली एम से 10⁻3। माइक्रो लिखते हैं, तो बार बार माइक्रो लिखने की जरूरत नहीं, यू लिख दो 10⁻6। नैनो एन से लिखते हैं 10⁻9। पिको पी से 10⁻12। फेमटो एफ से 10⁻15। और एक थोड़ा सा ये ध्यान रखना, आर्मस्ट्रॉन्ग, इसको होता है आर्मस्ट्रॉन्ग, 10⁻10 मीटर होता है। लेकिन इन पे कोई पीछे देखो मीटर किलोमीटर नहीं लगे, वो तो फिक्स हो गया, मीटर है, दूरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे इसकी चर्चा क्यों की, क्या कारण है इसका? क्योंकि कूलम जो है ना हमारे यूनिट, वो बहुत बड़ी यूनिट है। कूलम बहुत बड़ी यूनिट है। अगर कोई हमसे ये बोले 1 मिलीग्राम को ग्राम में लिखो, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ग्राम तो कहीं नहीं है, जी तो कहीं नहीं है, एम है कहीं, कहाँ दिख रहा है? ये रहा एम। 1 मिलीग्राम को ग्राम में लिखेंगे तो देखो बेटा, 1 गुणा एम की जगह क्या छुपा हुआ है? 10⁻3 बैठ गया, 10⁻3। समझ में आ गया? अगर कोई हमसे यह पूछे कि 1 माइक्रो कूलम क्या होता है, कूलम में लिखना है हमें तो, क्योंकि कूलम यूनिट क्या है। अब तुम बोलोगे नहीं सर कूलम देखा ना, अरे माइक्रो कूलम है मेरे भाई, इसको बदलना पड़ेगा, हमको कूलम में लिखना है इसको, क्योंकि ऐसा यूनिट कूलम होती है, माइक्रो कूलम नहीं होती है। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो 1 तो 1 है ही, गुणा माइक्रो कहां दिख रहा है आपको? ये रहा माइक्रो। तो अब इस माइक्रो में क्या छुपा हुआ है? 10⁻6, तो ये लिख दिया 10⁻6, और ये पीछे सी जैसा था वैसा लिख दिया। यानी माइक्रो के अंदर 10⁻6 छुपा हुआ था, मिली के अंदर 10⁻3 छुपा हुआ था। तो इस टेबल से ही तो याद होगा, फिर कैसे होगा? तो ये राइट है, ऐसा यूनिट ये है। इस माइक्रो कूलम को कोई न्यूमेरिकल आएगा तो तुम्हें माइक्रो में देगा सवाल जानबूझ के, और तुमसे चाहेगा कि तुम उसको उसमें बदलो, तो तुम्हें फिर पता नहीं होगा, तो फिर कैसे बदलोगे? फिर बोलोगे सर ये कहाँ छुपे हुए थे। ठीक है, तो इसलिए यहां पर इसकी चर्चा की। समझ में आ गया? म्यू में क्या छुपा हुआ था? माइक्रो में 10⁻⁻6, और कूलम की जगह कूलम चेंज कर दिया, इसको गायब कर दिया। गायब करने के लिए ये चीज लगानी पड़ेगी। बैठ गया? अब आगे चलते हैं, आवेश के बारे में पढ़ते हैं, चार्ज के बारे में। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं आवेश। चले, गुड। अब देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आवेशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, कॉन्सेप्ट कोई समझना और कुछ नहीं ज्यादा इसके अंदर। ठीक है, आवेशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जेस। कितने प्रकार के होते हैं? जब आपने 12th काफी कुछ पढ़ लिया तो पता तो चल गया होगा। तो चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, लिख दें यहां पे, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, नेगेटिव एंड पॉजिटिव।
बोलो समझ में आया क्या? तो इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इनके ग्रुप बनाने हैं। क्या बनाना है? ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप माने कि जब प्लस प्लस के साथ जुड़ता होगा, प्लस माइनस के साथ जुड़ता होगा, माइनस माइनस के साथ जुड़ता होगा, तो क्या होता है? तो देखिए बेटा, लाइक चार्जेस, इंग्लिश में लाइक चार्जेस और हिंदी में सजातीय आवेश या फिर समान आवेश। बैठ गया? लाइक चार्जेस, लाइक मतलब जो दोनों सेम समान हो, एक ही जाति के हो। तो एक जाति का कौन आएगा? मान लो प्लस और प्लस आया, या फिर माइनस माइनस आया। बोलो, बैठ गया? ये सेम है, इन दोनों का ग्रुप और इन दोनों का आपस में सेम है। ये क्या करेंगे? लाइक चार्जेस क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, रेपेल, प्रतिकर्षण होता है इनके बीच में, रेपेल होता है। ये भी रेपेल, प्रतिकर्षण। ठीक है, हिट करते हैं एक दूसरे से। क्या करते हैं? हिट, नफरत। अगर आपको कहीं दिख जाए कि ये 2 प्लस चार्ज है, ये लो, ठीक है, तो ये पास में नहीं आएंगे, ये इधर भाग जाएगा, ये इधर भाग जाएगा। तो क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक है, रेपेल कर रहे हैं एक दूसरे का, विरोध कर रहे हैं। माइनस और माइनस ये दोनों सेम है, ये माइनस इधर चला गया, ये माइनस इधर चला गया, दूर दूर चले जाते हैं। समझ में आ गया? ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। देख लो, एक दूसरे से नफरत करते, हेट करते हैं। और दो टाइप के ही चार्जेस है इस दुनिया के अंदर, आवेश दो प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। सजातीय आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। दूसरा देखो, अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस मतलब विजातीय आवेश या असमान। आसान है, हिंदी इंग्लिश तो ज्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। जब लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रेपेल करते हैं, तो अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? मालूम है क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षण करेंगे, एक दूसरे से आकर्षित होंगे। यही तो है, और क्या। प्लस माइनस, कौन सी जात है? अलग अलग है। देखो, एक प्लस है और एक माइनस है, ये माइनस ये प्लस, चाहे प्लस माइनस हो माइनस प्लस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या करेंगे? एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षण होगा इनके मध्य। समझ में आ गया? क्या होगा? आकर्षण होगा इनके मध्य। किनके मध्य? चार्जेस के मध्य। असमान आवेश, ये भी क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर। इनमें भी क्या होगा? आकर्षण होगा। यानी अगर इसको हम दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे? प्लस है और माइनस है, ये दोनों एक दूसरे से दोस्त होते हैं। माइनस है, प्लस है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये देख लो बेटा, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। बस ये कॉन्सेप्ट को समझना है। समझ में आ गया? इस कॉन्सेप्ट को समझना है। और पूरे चैप्टर के अंदर जब न्यूमेरिकल आएंगे, कूलम्स लॉ के या दूसरे कोई और या इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो बार बार उसके अंदर यही आएगा कि ये चार्ज जो है आकर्षण हो रहा है तो प्रतिकर्षण हो रहा है, तो कौन कहाँ भाग रहा है। तो न्यूमेरिकल में बस ये चीज़ें काम आएगी, दिशा पता होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता माइनस प्लस से न्यूमेरिकल करते टाइम। आंसर प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन न्यूमेरिकल करते टाइम हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि जुड़ेंगे या घटेंगे, मतलब दूर दूर जाएंगे या पास आएंगे। तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता हो तो ईजी रहता है। तो ये तो हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लिख दोगे। लाइक चार्जेस क्या करते हैं? लाइक चार्जेस प्रतिकर्षण करते हैं, सजातीय आवेश जो होते हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है, और अनलाइक चार्जेस विजातीय आवेश जो होता है उनके मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है। ये मैंने बता दिया, बना लेना। और दो तरह के आवेश हैं इस दुनिया के अंदर, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। किसने बताया ये हमको? ये हमको बताया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने।
बैठ गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन वो थे जिन्होंने हमें पहले सबसे पहले ये बताया कि धनात्मक चार्ज और ऋणात्मक दो प्रकार के आवेश होते हैं इसके अंदर। बैठ गया, आगे चले इस कोट। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कैसे बताया कि दो ही होते हैं चार्ज? तीसरा क्यों नहीं है, क्या कारण था? तो उसकी बात अपन कर लेते हैं। ये देखो, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले क्या किया, पहली चीज देख लेते हैं यहाँ पे, फिर दूसरी वहां बना लेंगे, तीसरी वहां बना लेंगे। तो यहां बनाते हैं पहले। ये एक स्टैंड है बेटा, जो दीवार में लगा हुआ है, कुछ अलग स्टैंड है। और ये कोई एक रॉड लगी हुई है कांच की, इसके अंदर चार्ज है। पूरा लिख दूंगा मैं, चिंता वाली बात नहीं है। ये हमारी एक ग्लास रॉड है, कांच की छड़ है। छड़ है कांच की, ठीक है। अब इस कांच की छड़ के अंदर ये आवेश चार्ज आए कहां से? तो हमने क्या किया, इसको रब्ड किया। ग्लास रॉड रब्ड, रगड़ा। किसके साथ? रेशम के कपड़े के साथ में। रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा, यानी सिल्क क्लॉथ। और सिल्क कहां से मिलता है मालूम है? सिल्क मोथ से मिलता है। कीड़ा होता है सिल्क, रेशम का कीड़ा, जिसको सिल्क मोथ बोलते हैं। कहां पे रहता है? शहतूत के पौधे पे रहता है, मलबरी ट्री पे रहता है। उसके जो पत्ते होते हैं, मलबरी लीव्स, वहां पर अंडे देता है। फिर उसका क्या बनता है? लार्वा बनता है अंडे से। फिर क्या बनता है? कैटरपिलर बनता होगा, है ना। फिर क्या बनता है? पहले कैटरपिलर, फिर लार्वा, फिर कोकून बनता है। फिर कोकून को अगर गर्म पानी में उबालेंगे, कोकून को अगर गर्म पानी में उबालेंगे तो क्या बनेगा? रेशम निकल जाएगा। और अगर गर्म पानी में नहीं उबाला तो कोकून से क्या बन जाएगा? प्यूपा बन जाएगा। ठीक, ये सब बचपन में तुम लोग पढ़े होंगे। सिल्क कैसे निकलता, काफ़ी महंगा आता है सिल्क। सबसे पहले चीन में बना था। फिर वो जो चीन की रानी होती थी, उनके कपड़े बनाए गए थे इससे, तो बहुत महंगा आता था। तो कई कई सालों तक तो बताया ही नहीं था कि ये रेशम निकलता कहाँ से है। तो फिर उन्होंने वो भेजना चालू किया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वैसा। खूब पैसा बनाया उन्होंने बाद में, बेवकूफ़ बहुत बनाया हम लोगों को। लेकिन बहुत अच्छे कपड़े आते हैं सिल्क के, ठीक है। तो देखो, इस ग्लास रॉड जो कांच की छड़ है, इसको रगड़ा। किसके साथ? रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा। तो रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा तो ग्लास रॉड क्या हो गई? पॉजिटिव चार्ज हो गई। कांच की छड़ जो थी उसके अंदर धनात्मक आवेश आ गए। बैठ गया, ठीक है। कैसे आए वो भी बाद में बात करेंगे, ठीक है। फिर एक दूसरी छड़ और लेके आए, ये लो, सेम ही छड़ है, एक जैसी ग्लास रॉड है। इसको भी रगड़ा ही था। किसके? रेशम के कपड़े के साथ, उनके सिल्क क्लॉथ के साथ रब्ड किया। तो क्या देखते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन? देखते हैं कि ये दोनों छड़ एक दूसरे को क्या कर रही है? रेपेल कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है, दूर जा रही है। क्या कर रही है? प्रतिकर्षित कर रही है। प्रतिकर्षित, रेपेल कर रही है एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि सेम है। सेम चार्जेस क्या करते हैं? लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर। सजातीय आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। तो ये प्रतिकर्षण हो रहा था इनके बीच में। ये कुछ अलग स्टैंड है, ठीक है। इंसुलेटर स्टैंड है, ताकि चार्ज जो है यहां से उधर नहीं चले जाए, आवेश वगैरह। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि ये प्रतिकर्षण हो रहा है, तो उन्होंने कहा जी बहुत बढ़िया, प्रतिकर्षण हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं, और देखते हैं। तो ये तो हो गया। दूसरा देखो, फिर उन्होंने क्या लिया, एक और लिया और उसको इस बार रगड़ा बिल्ली की खाल से। ये क्या था? एबोनाइट रॉड। एबोनाइट को हिंदी में भी एबोनाइट बोलते हैं, ठीक है। तो एबोनाइट लिख लेना, रोड यानी छड़, एबोनाइट की छड़। रब्ड किया कैट स्किन के साथ में या कैट फर के साथ में, ठीक है, बिल्ली की खाल से। एबोनाइट को रगड़ा। अब एबोनाइट होता क्या? अब आप पूछोगे तो एबोनाइट क्या है बेटा, ढंग से समझो इस चीज को।
हार्ड रबड़ होता है ना, हार्ड रबड़, एबोनेट समझ लो उसको, प्लास्टिक जो है, ठीक है ना, उसको थोड़ा एबोनेट समझ लो। तो एबोनेट को उन्होंने किसके साथ रगड़ा? बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा। तो इस पे कौन से चार्ज आ गए? ऋणात्मक, नेगेटिव आवेश आ गए बिल्ली की खाल रगड़ने से। ठीक है, तो बिल्ली की खाल क्या हुई होगी? पॉजिटिव हुई होगी, तभी ये नेगेटिव है। ठीक है, और यहाँ पे रेशम का कपड़ा कौन सा हो गया होगा? लिख लेना बेटा, इसको ध्यान रखना। जब इसके पास पॉजिटिव आया, धनात्मक आया, तो इसके पास कौन सा आ गया? ऋणात्मक। किसके पास? रेशम के कपड़े के पास में। बिल्ली की खाल क्या पॉजिटिव आ। ठीक है, वो बात की बात है, पहले इनको देख रहे हैं अपन, वो बाद में उनको भी देखेंगे कि कौन क्या है क्या नहीं है। फिर उन्होंने क्या बोला कि सेम ऐसी एबोनाइट रॉड लेकर आए और इस बार इसके पास रखा। तो फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या देखते हैं कि इन दोनों के मध्य वापस क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? सेम है, तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण, रेपेल कर रहा है, रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा ये तो और ही बढ़िया, पहले भी यही हो रहा था, अभी भी यही हो रहा है, तो ये तो बहुत सही जा रहे हैं फिर हम तो, है हमारा डायरेक्शन गलत है ही नहीं, मजा आ गया। ये तो इतना सा आसान सा प्रैक्टिकल कि दोनों के दोनों प्रतिकर्षण कर रहे हैं, रेपेल कर रहे हैं। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया इस बार? ये जो हमारी ग्लास रॉड थी, ये कौन सी चार्ज थे? इसके अंदर आवेश कौन से थे? ग्लास के अंदर पॉजिटिव। ठीक है, ग्लास रॉड, कांच की छड़। अब बार बार लिख रहा हूं कांच की छड़, कांच की छड़ है, एक बार लिख दूं तो प्लस से दिख रहा है, कांच की छड़ प्लस की ही होती है। ठीक है, ये आपको याद ही रखना है। आगे आगे देखो, फिर वो किसके, इसके पास किसको लेकर आए? एबोनाइट। और ये बराबर बना देना बेटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। एबोनाइट छड़, एबोनाइट रॉड। ठीक है, जब ये दोनों को पास में लेकर आए तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ये देखते हैं कि इन दोनों के मध्य क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है, अट्रैक्शन। अट्रैक्ट कर रहे थे एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि ये कौन से चार्ज थे? ये विजातीय चार्ज थे, अनलाइक चार्जेस थे, असमान चार्ज थे। आवेश जो था अलग अलग था, एक पे प्लस था और एक पे माइनस था। और प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। यहाँ घंटी बजी कि ये सही हुआ यार, कि ये तो प्रतिकर्षण कर रहा है, ये भी प्रतिकर्षण कर रहा है, वो आकर्षण कर रहा है। यहाँ से पता चल गया कि चार्ज दो टाइप के, क्योंकि काम दो ही हुए, या तो रेपेल हुआ और या अट्रैक्ट हुआ, यानी या तो आकर्षण हुआ और या फिर प्रतिकर्षण हुआ। इन दोनों के बीच में तीसरी चीज कोई हुई नहीं। तो यहीं से उनके दिमाग में ये आया कि चार्ज जो है वो दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। बैठ गए? चलो आगे देखते हैं। अब देखो बेटा, इसी के बाद ही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बोला कि दुनिया के अंदर दो प्रकार के आवेश होते हैं, चार्ज दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दो ही होते हैं दुनिया के अंदर। कितने? दो होते हैं। यहीं से अब ढंग से समझना, एक कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बट बहुत से दिमाग में ये सवाल रहता है कि यार ये कैसे हुआ। ठीक है ना, तो वो चीज बता रहे हैं। नामकरण भी तो करना पड़ेगा ना, जब बच्चे पैदा हुए हैं तो नामकरण भी करना पड़ेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव रखे ये नाम, ये कहां से आया नाम? ठीक है, तो नामकरण को क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। जब आप कार्बन के वो यौगिक बनाते हो, कार्बन कंपाउंड, बड़े बड़े कार्बन कंपाउंड बनते हैं, ये वाले CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 CH2 CH फलाना ढिमकाना, तो ये ऐसा, यहाँ पे फिर एथाइल लटका दिया, CH3 CH2, यहाँ पे प्रोपाइल लटका दिया, कहीं पे कुछ लटका दिया। जब इतना बड़ा करते हो, कहीं पे डबल बॉन्ड लटका दिया, ये डबल बॉन्ड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, CH2 कर देते हैं, दो और दो चार हो जाएंगे। हाँ ठीक है, तो जब इतना बड़ा होता है तो उसका नामकरण करते कि नहीं करते हैं हम? है, हमने सीखा है नामकरण करने की, कुछ विधियां होती है नामकरण करने का, तरीका होता है नामकरण करने का। नोमेनक्लेचर, इतना लंबा कार्बन कंपाउंड जब बनता है तो उन्होंने भी तो फिर नामकरण किया होगा ना इसका, है ना। तो वो नामकरण कैसे किया वो इंपॉर्टेंट है, यही समझना है आपको। नोमेनक्लेचर, नामकरण। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बोला
पॉजिटिव नाम दे दिया किसको? ग्लास रॉड को, कांच की छड़ को। कि कांच की छड़ पे जो आवेश आए, कांच की छड़ पे जो आवेश आए, उसको नाम उन्होंने क्या दे दिया? धनात्मक। अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से लिखा हुआ है बुक में। ध्यान रखना, बच्चों का ये एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि ये आया कहां से धनात्मक, इसी को क्यों माना? तो माना कुछ नहीं है। जब बच्चा बड़ा पैदा हुआ तो उसका नाम स्टाइल से तो करण रख दिया, लेकिन दूसरी बार जब सोचे कि लड़की पैदा हो गई तो साला फिर लड़का पैदा हो गया। तो अब ऑप्शन नहीं था, करण के साथ में किसका नाम रखते, दूसरे का रखते तो अर्जुन ही तो आता। बेटी का नाम सीता रखा, जब बेटी पैदा हुई तो सीता रखा। तो ये सोचा कि दूसरी बार जब बच्चा पैदा होगा तो कुछ और नाम रख देंगे, तो पता चला बेटी फिर पैदा हो गई तो सीता के लिए फिर नाम दूसरा जचता गीता ही है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी मर्जी से इसका नाम रख दिया धनात्मक, अपनी इच्छा से। ये समझना है आपको। ये क्या बच्चा ढूंढता रहता किताबों के अंदर, तो लिखा हुआ है किताब के अंदर, बिल्कुल लिखा हुआ है कि अपनी मर्जी से उन्होंने पॉजिटिव नाम दे दिया किसको? कांच की छड़ पे जो चार्ज थे, आवेश थे, उनका नाम उसने क्या दे दिया? धनात्मक, पॉजिटिव। तो यानी बाकी बचा हुआ दूसरा ऋणात्मक। तो उन्होंने अपनी मर्जी से दे दिया ग्लास रॉड को। और एबोनाइट रॉड, ये वाली जो थी एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव को, ऋणात्मक, नेगेटिव। रॉड है कौन सी? एबोनाइट, एबोनाइट रॉड, छड़ एबोनाइट की। इसका नाम इन्होंने क्या दे दिया? ऋणात्मक। ये नामकरण उन्होंने अपनी मर्जी से किए। ये समझना बहुत जरूरी है बेटा, समझ में आ गया? अब कांच की छड़ में हमेशा कौन से चार्ज रहते हैं, आवेश रहते हैं? हमेशा प्लस रहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और कांच की छड़ को हमेशा रगड़ते किसके साथ है? रेशम के कपड़े साथ, कहीं बिल्ली की खाल के साथ मत कर देना। ठीक है, ये और ये तो फिर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को भागेंगे दूर, पास में नहीं आएंगे, सब भागेंगे दूर, सब पास में नहीं आएंगे, भागेंगे दूर। पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव पास में आएंगे। बैठ गया? तो ये ज़्यादा कुछ इसमें तो कंसेप्ट है नहीं, लेकिन यही समझना कि नामकरण कैसे किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो उनके दिमाग में यह आया कि जो ग्लास रॉड थी उसका नाम मैंने धनात्मक रख दिया, मेरी मर्जी से, स्वेच्छा से, स्वेच्छा, मर्जी से। बैठ गया? चले आगे, गुड। इसको क्या जितने जल्दी खत्म करेंगे ना बेटा उतने फायदा है। क्या कि इस कचरे में उलझ जाओगे ना तो फिर क्या है कि आगे बढ़ नहीं पाओगे। है ये कचरा ही, लेकिन काम आता है। ये जब बात थोड़ी थोड़ी गहराई में जाते हैं ना तब पता चलता है कि यार ये ग्लास रोड पे जो है ये पॉजिटिव की थी, कैसे पता कैसे चला उनको। अब आप खुद सोच के देखना, जब आप आगे थोड़ी गहराई में जाओगे ना तब आपको एकदम से बीच में से आएगा ये पॉजिटिव कैसे आया ये, इसी को क्यों माना कांच की छड़ पे, इसको नेगेटिव क्यों मान सकते थे भाई? ये भी तो देखो प्रतिकर्षण कर रहा है, ये भी प्रतिकर्षण कर रहा है ना प्रतिकर्षण, तो यहाँ पे नेगेटिव क्यों माना, पॉजिटिव क्यों नहीं माना? तो उन्होंने अपनी मर्जी से बोल दिया कि ग्लास की रोड पे जो आए हुए हैं वो मैं मान रहा हूँ कि वो धनात्मक ही है। ठीक है, क्योंकि तीन चीजें थी, तीन होते तो कॉम्बिनेशन फिर ज्यादा बनते। चीजें तो दो ही थी, तो दो में कॉम्बिनेशन कितना बन गया? तीन बन गया, 1 2 3, इसका तीन होते तो कॉम्बिनेशन ज्यादा बनते। तो ये यहाँ तो तुम्हारा हो गया। ये ध्यान रखना बस, नामकरण जो है उन्होंने अपनी मर्जी से किया था, और एक को धनात्मक और एक को ऋणात्मक दे दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। देना भी तो था ना, तभी तो आगे चीज चलती, वरना नहीं देते तो फिर क्या होता। अब देखो बेटा आगे एक चीज है कि मैंने सबसे पहले बालों के साथ कंघे को रगड़ा, ऊर्जा आई। तो ये रगड़ने से हुआ क्या? कहां से आ जाती ऊर्जा? मुझसे पूछते क्वेश्चन कि मास्टर जी, चाचा जी बताइए हमको कि जब बिल्ली की खाल के साथ रगड़ते हैं, कभी ऊन के साथ रगड़ते हैं, कभी रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं, तो ये रगड़ने से हुआ क्या? ऊर्जा आ जाती है, फिर ये हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। तो इन सब के जो जवाब है ना वो हमको आगे मिलेंगे, समझ में आया? और जहां मिलेंगे उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर आवेशन की व्याख्या। यहां पे आपको जवाब मिलेगा और वो अब अपन आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है,
आह,